हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दे रखी है, किसको लेकर स्वतंत्रता दे रखी है? व्यापार, वाणिज्य और संभोग को लेकर जो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही है। मतलब कि जो आपका सेंटर हो गया, देखिए आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो क्या है? फेडरल स्टेट है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। इस टाइप के बहुत सारे हमारे स्टेट्स होते हैं। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक जगह सीमित रहने वाली चीज़ नहीं है। ट्रेड क्या होता है? वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, फिर वहाँ से किसी तीसरे राज्य जाता है, फिर वहाँ से चौथे, फिर वहाँ से वापस उसी राज्य में आ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? आपस में ट्रेड क्या होता है? लिंक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसी की बात कि ये जो ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी स्वतंत्रता की बात करेंगे कि क्या यहाँ का व्यापारी दूसरे राज्य में जाके व्यापार कर सकता है स्वतंत्र रूप से या फिर नहीं। तो कहते हैं इन ऑल फेडरेशन एंड अटेम्प्ट इज मेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू क्रिएट एंड प्रिजर्व अ नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक। तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने क्या कोशिश की है कि जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक है, जो हमारा जो पूरा कनेक्शंस है ट्रेड का, वो हमने उसको बचाने की कोशिश या फिर उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। टू रिमूव एंड प्रिवेंट लोकल बैरियर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कैसे हमने करी कि जो आपके लोकल बैरियर्स हैं, लोकल बैरियर्स जैसे कि आपके ट्रेड, वो आप टैक्सेस वगैरह होते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, उन सबको प्रिवेंट करके हमने कोशिश की है कि यहाँ पे इसको फ्री बनाया जाए। टू रिमूव द impediments in the way of interstate trade and commerce and thus to make the country as one single economic unit। तो यहाँ पे किस चीज़ की कोशिश की गई है कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है, ये आपके डिफरेंट स्टेट आपके हैं, तो ये जो सब डिफरेंट स्टेट हैं, ये क्या है? एक तरह से एक ही यूनिट की तरह वर्क करें। इनका सिस्टम कुछ इस तरह से हो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबका सब क्या लगे? एक ही यूनिट लगे, अलग अलग यूनिट ना लगे, कि इनमें आपस में बंटवारा में ना लगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको फॉर्म करने की यहाँ पे कोशिश हमने की गई है। सो डैट इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ ऑल वेरियस यूनिट्स मे बी यूटिलाइज टू द कॉमन एडवांटेजेस ऑफ ऑल। तो इस समय क्या फ़ायदा होगा कि जो डिफरेंट स्टेट में जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो आपके डिफरेंट संसाधन हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? सपोज यहाँ पर जो है ये वाले संसाधन नहीं है और इस जगह जो है ये वाले संसाधन नहीं है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो सके और जो पूरा जो बैलेंस है रिसोर्सेज का ऑल ओवर द कंट्री, वहाँ पे बैलेंस हो सके, ये यहाँ पे इसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिक यूनिट। तो जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने हमारा भारत का संविधान निर्माण किया है, तो वो इससे भली भांति जानते थे कि अगर इकोनॉमिक हम यूनिट इसको बनाते हैं तो वहाँ पर उसे कितना, वहाँ पे महत्व उसका रहता है। ठीक है, फ्री मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो जो आपका फ्री मूवमेंट है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, जो आपके संसाधन है उनका जो आदान प्रदान होता है, वो कितना जरूरी है वहाँ पे? तो इसको देगा, वो क्या है वहाँ पे? जो आपकी इकोनॉमिक यूनिटी है वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच अलोन कुल सस्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और यही क्या करता है? आपके किसी भी देश के जो प्रोग्रेस होता है, उसके जो बढ़ोतरी होती है, उसमें पर उसका योगदान करता है। Thus, the main object of Article 301 was obviously to break down the border barriers between states and to create one unit with a view to encouraging free flow of steam trade commerce throughout the territory of India। तो जो आर्टिकल 301 है, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है? वो है कि बॉर्डर बैरियर्स जो हैं, कि जो आपकी सीमाओं पे जो आपके प्रतिबंध लगते हैं, जैसे कि आपका एक स्टेट हो गया और ये दूसरा स्टेट होता है, तो जब यहाँ से ट्रेड दूसरे स्टेट में जाता है तो यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर पे कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लग जाती हैं, कि अगर आप ट्रेड को इस स्टेट में लेकर जाओगे तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ बन जाती है। तो उसको हटाते हुए क्या करता है? ये कोशिश करता है कि जो आपका ट्रेड है ऑल ओवर द स्टेट्स, मतलब इंटर स्टेट्स में जो होता है वो फ्रीली फ्लो करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है? कुछ सर्टेन फ्रीडम्स की यहाँ पे बात करता है। तो उसमें से एक आती है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड
और बिजनेस यहाँ पे बात करता है। तो आर्टिकल 19(1) जो है आपका, वहाँ पे आपका ट्रेड को जो है फ्रीली एक्सरसाइज करने की यहाँ पे बात करता है। और 19 क्लॉज 6 में क्या है, उस ट्रेड में ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन जो आपकी स्वतंत्रता होती है, जो आपका आर्टिकल 19(1) में है, वो आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस कहाँ बता रखी है, वो लिमिटेशंस बता रखी है आपकी आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 19(1) गारंटीज दैट ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे सिटीजन्स को लेकर बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नागरिक को लेकर बात चल रही है, और अदर पर्सन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19(1) गारंटीज ऑल सिटीजन shall have the right to practice any profession or carry on any occupation, trade और business। तो आपका 19(1) जो है वो हर नागरिक को स्वतंत्रता देता है कि वो जो है अपना प्रोफेशन जो है वहाँ पे अपना सकता है, और अपना ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड और बिजनेस वहाँ पे अपना चला सकता है। However, the right to carry on the profession, trade or business is not unqualified। तो ये जो आपका अधिकार है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है, अनक्वालिफाइड नहीं है, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है आपका 19 क्लॉज 6 में। ये कहता है इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, दस द स्टेट कैन रेंडर अंडर क्लॉज 6 ऑफ 19 मेक एनी लॉ। तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंतर्गत क्या हो सकता है, स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है जो कि इसको रेगुलेट कर सकता है। कौन कौन सा है, तो पहला कहता है इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो अगर कोई सा व्यापार हो रहा है तो राज्य चाहे तो किसके इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक के लिए, तो जो आपके सामान्य जनता है उनके जो है भले के लिए क्या कर सकता है, उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्त वहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रतिबंध लगा देंगे, वहाँ पर वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा कहता है इसमें प्रेस्क्राइबिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो वहाँ पे कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन वहाँ पे लगा सकता है या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगा सकता है। सपोज कि कोई सा एक ट्रेड है या फिर कोई ऑक्यूपेशन हो गया, कोई सर्विस होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है कि अगर किसी को इसमें जॉब करनी है या फिर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास कोई सर्टेन डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीटेक हो गई, बीएससी हो गई, मतलब कोई भी अगर कहता है कि उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वहाँ पे वो एज ए रिक्वायरमेंट स्टेट लगा सकता है। और तीसरा कहता है इसमें इनेबलिंग द स्टेट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस टू एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन होली और पार्शली। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्टेट जो है अपने अंडर में जो क्या कर सकता है, अपना ट्रेड चला सकता है, जिसमें से किसको एक्सक्लूड कर सकता है, वो सिटीजन्स को पूरी तरह से या फिर पार्शली तौर पर वहाँ पे उसको हटा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको होता है ना कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, फिर कोई गवर्नमेंट मोनोपोलीज हो गई, जैसे कि आपका रेलवे वगैरह में होता है, तो इस टाइप से यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन देखिए आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में, ठीक है, किसके ऊपर, 19(1) में, जो कि आपकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड की यहाँ पे बात करता है। आगे बढ़ते हैं, केस आता है आपका सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हॉकर्स हैव फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन पेवमेंट ऑफ रोड बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(6)। तो जो आपके ठेकेदार होते हैं, जो आपकी सड़क वगैरह बनाते हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है कि वो जो है सड़क वगैरह बना सकते हैं, बट उन पे अगर 19 क्लॉज 6 के अंतर्गत कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है, उन पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं जो कि युक्त है, तो वहाँ पे जो है ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहाँ पे फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमको फ्रीडम ऑफ ट्रेड वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो यहाँ पे आर्टिकल 301 की यहाँ पे बात हम करेंगे। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 19(1) में जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हम किसको लेके बात करते हैं, वहाँ पे हम सिटीजन्स को लेके बात कर रहे थे। बट जो आपका आर्टिकल 301 है, यहाँ ये किसको लेके बात करते हैं, ये आपका पीपल्स को लेके बात करता है, जिसमें आपके सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों ही आ जाते हैं। जैसे कोई अगर बाहर से व्यक्ति आया है, नागरिकता उसकी कहीं किसी दूसरे देश की है, बट वो यहाँ पर आके रह रहा है और वो वहाँ पे व्यापार करना चाह रहा है, तो ये उनको भी इंक्लूड करता है। 19(1) सिर्फ और सिर्फ नागरिक को ही इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, तो आर्टिकल 301 कहता है कि जो आपका ट्रेड है या फिर कॉमर्स या फिर इंटरकोर्स है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में
क्या है कि अगर भारत के अंदर ही अंदर आप ट्रेड करें तो वो फ्री होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से कोई भी माल जाता है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा है तो वहाँ पर उस पर कुछ ड्यूटी लगा देंगे, या फिर वहाँ से कहीं किसी बिहार जा रहा है तो फिर वहाँ पे कोई ड्यूटी लगा देंगे। ठीक है, तो ट्रेड जो है फ्री होना चाहिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए अपने ट्रेड करने के लिए। आर्टिकल 301 इंक्लूड बोथ द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे दो शब्द में देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका इंटर स्टेट, एक होता है आपका इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश में आप ट्रेड कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में ही आप पूरा ट्रेड चला रहे हो, उत्तर प्रदेश से आपका ट्रेड बाहर नहीं जा रहा है, जो भी कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट होता है कि जब बहुत सारे स्टेट उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आ गया, नीचे एमपी आ गया, इधर आपका राजस्थान आ गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो जब एक से ज़्यादा यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व होते हैं उस ट्रेड में, उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं वो सब। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसे जो ट्रेड है इस पर वो ट्रेड करना चाहिए, फ्री होने चाहिए। Such that within the territory of the state trade and commerce, ठीक है, वाली बात है भाई, that it impose a restriction on the legislative power of both parliament and the state legislature. Thus article 301 will be violated where restrictions are imposed at the frontier of a state on any stage prior to subsequent। तो ये कहता है कि अगर आप ऐसे ट्रेड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, रोक लगाते हो, सपोज कि उत्तर प्रदेश से रेस्ट्रिक्शन जा रहा है, मेरा ट्रेड जा रहा है बिहार पे, तो रोक लगा दी कि आप उत्तर प्रदेश के ट्रेड हो, हम आपको बिहार में काम करने नहीं देंगे, या फिर आप जो है गुजरात के हो तो हम आपको उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे आर्टिकल 301 का जो क्या करेगा वहाँ पे वॉल्यूशन करेगा। अगर सिटीजन इन्वॉल्व है तो वो 19(1) का भी वहाँ पे वॉल्यूशन करेगा। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट आर्टिकल 19(1) आल्सो गारंटेड टू सिटीजन्स। ठीक है, वही वाली बात है, जो आर्टिकल 19(1) है वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बट वाइल आर्टिकल 19(1) confers the fundamental rights on citizen to carry on trade and business etc. and can only be claimed by citizen, the article 301 confer only to the statutory right which can be claimed by anyone। तो ये वही बात कर रहा है कि जो आपका आर्टिकल 19(1) है वो किसको, उस पर कौन क्लेम कर सकता है, आपका नागरिक वहाँ पे क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है कि भाई ये जो आपका प्रतिबंध है ये मेरे आर्टिकल 19(1) को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉन सिटीजन व्यक्ति नहीं जा सकता, वो कहाँ जाएगा, वो आपका आर्टिकल 301 में जाएगा। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अत्याबरी टी वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये कहता है इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टैक्स में and do amount to restrictions if they are directly and immediately restrict trade, but every imposition of tax does not do so। तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टैक्स है वो क्या कर सकता है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस वो माना जाएगा टैक्स इफ दे आर डायरेक्टली और एंड इमीडिएटली रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड। तो अगर कोई ट्रेड है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेड है, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और उस पर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा रहे हैं, टैक्स के रूप में लगा रहे हैं कि हम तुम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो टैक्स होगा वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा। ठीक है, बट हालांकि ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं होती है कि हर केस में टैक्स जो है आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाता है। कुछ कुछ केस में अगर आपको लग रहा है कि इस टैक्स में, इस ट्रेड में एक्सेप्शनली ही यहाँ पे ट्रेड मतलब क्या टैक्स लग रहा है कि जो बाकी ट्रेडर्स हैं उन पे टैक्स नहीं लग रहा है बट मुझ पे ज़्यादा ही टैक्स लग रहा है, तो ऐसा टैक्स क्या होता है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे माना जाता है, फिर ऐसे टैक्स को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, बट क्या है, एवरी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स डज नॉट डू सो, बट हर एक जो टैक्स होता है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू आर्टिकल 301, तो जो आपको फ्रीडम दे रखी है आपको 301 में, वहाँ पे उसके रेस्ट्रिक्शन कहाँ बताया कि आपके 302 और 305 में बता रखे हैं। ध्यान देना, जो आपका आर्टिकल 19(1) में सिटीजन्स को जो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स दे रखा है, उसके रेस्ट्रिक्शंस कहाँ दे रखे हैं, वो आपके 19(6) में दे रखे हैं, जहाँ पे 3 टाइप का पे रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, बट जो आपका आर्टिकल 301 है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कहाँ दे रखे हैं, आपके 302 से लेकर 305 तक के अनुच्छेदों में वहाँ पे उसके प्रतिबंध दे रखे हैं। देखते हैं इसको।
द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज इन द वाइडेस्ट टर्म एंड अप्लाइड टू ऑल फॉर्म ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो जो फ्रीडम दे रखी है आपके आर्टिकल 301 में, वो सभी प्रकार के जो है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स वहाँ पे अप्लाइड होता है। इट इज सब्जेक्ट ओनली टू द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 302 एंड 305। तो 302 और 305 में क्या करता है, यहाँ पे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। ठीक है, आर्टिकल 302 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो 302 जो है वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो क्या कर सकता है, उस पर प्रतिबंध या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की, वो किस बेस पे दी गई है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगा रही है तो पार्लियामेंट को वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है, अगर चैलेंज होता है तो पार्लियामेंट साबित करेगी हमने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई है, ना कि हमने आर्बिट्रेरी लगाई है। मतलब कि हमने अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं लगाया है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है। और यही रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे दे रखी है, आपके आर्टिकल 19(6) के ए में दे रखी है आपकी रेस्ट्रिक्शन, जो आपके फ्रीडम फंडामेंटल फ्रीडम्स में आपकी दे रखी है। ठीक है, ये आपको 302 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे बात जा रही है तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूरजमल रूपचंद एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। इसमें कहा था, इन दिस केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट रेस्ट्रिक्शन इम्पोजेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ग्रेन अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल आर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो क्या हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ ग्रेन थे, जो आपके अनाज वगैरह होते हैं, जो उसका मूवमेंट था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजना, उसको प्रतिबंधित कर दिया। कब कर दिया, डिफेंस की स्थिति में, कि अभी डिफेंस चाहिए, अभी देश में ही अनाज की बहुत ज़रूरत है, तो अभी हम बाहर उसको हम प्रतिबंधित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो किसके हित में था, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में था, ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी कुछ अनाज मिल सके। तो ऐसा प्रतिबंधित क्या हुआ, वहाँ पे उसको वैलिड माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 303। ये कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू द ट्रेड कॉमर्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रतिबंध लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, यहाँ पे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर लगा रहा है। जो आपका संसद है या फिर आपकी राज्य विधान सभा है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या लगाता है, अंडर आर्टिकल 303 क्लॉज 1 द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू मेक एनी लॉ गिविंग और ऑथराइज और गिविंग ऑफ एनी प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर। तो ये कहता है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, वो उस पर प्रतिबंध लगाता है कि वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सपोज ये एक स्टेट हो गया ए, एक स्टेट हो गया बी, एक स्टेट हो गया सी। तो अब ए की जो पार्लियामेंट है या फिर जो संसद है इसकी, वो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो क्या कहती है कि अगर बी से हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर तो हम लगाएंगे 20% ड्यूटी। अगर हम सी से कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर हम क्या लगाएंगे, 10% ही ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, सेम ट्रेड के लिए, कोई वही ट्रेड है, अगर बी के साथ रहेंगे तो 20% पर टैक्स लगाएंगे, अगर सी से करें तो 10% उस पर टैक्स लगाएंगे। तो ये जो हम ऐसा क्या कर रहे हैं, उसमें अंतर कर रहे हैं, उसको मना करता है कौन, आर्टिकल 303। हम ऐसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन हम इसमें नहीं करेंगे, भेदभाव हम नहीं करेंगे। ठीक है, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज मेंशन 302। और हम कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, तो यहाँ पे जो आपका बहाना है कौन सा, पब्लिक इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ए स्टेट कह रहा है कि हमने बी पे तो 20% लगाया है और सी पे हमने 10% हमने इसलिए लगाया ताकि जो है पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे बात जा रही है, तो इस केस में जो है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात नहीं चलेगी, आपको दोनों को ही इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका आर्टिकल 303 यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 304 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट। तो आर्टिकल 304 कहता है एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू इम्पोज विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब बिना किसी भेदभाव के, ऑन गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट्स दैट इन दैट स्टेट आर सब्जेक्ट। तो ये कहता है, सपोज कोई एक स्टेट है,
एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बिहार ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहता है जो आपका 304 आपका अनुच्छेद है वो क्या शक्ति देता है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, क्या शक्ति देता है कि वो इम्पोज कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है, क्या लागू कर सकता है, टैक्स लागू कर सकता है, ऑन विच सिमिलर गुड्स एंड मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड आर इन द स्टेट आर सब्जेक्टेड। तो क्या हो गया, सपोज उत्तर प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गुजरात। तो क्या हो गया यहाँ पे इसने शराब पर, किस पे, लिक्विड पे क्या करा, शराब पे क्या करा, यहाँ पे से प्रतिबंध लगाया और कहा कि अगर इस पे लिखा होगा यहाँ पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स जितना वो गुजरात पे लगा रहा है उतना ही वो उत्तर प्रदेश पे भी लगा रहा है, उतना ही वो उड़ीसा पे भी लगा रहा है, तो अगर वो ऐसा लगाना चाहता है तो ऐसा एम्पावरमेंट देता है यहाँ पे 304। सपोज उत्तर प्रदेश अपने राज्य के लिए कहता है कि हम जो है लिक्विड पे हम सिर्फ 10% ही टैक्स लगाएंगे, सपोज 40% ही टैक्स लगाएंगे हम इस पे लिक्विड पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जिससे भी डील कर रहा है सब पे ही 40% लगा रहा है। बिहार कह रहा है कि हम 40% नहीं हम लगाएंगे 50% हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, तो वो सबसे ही 50% लगा रहा है, तो ऐसा वो कर सकता है। यहाँ पे शक्ति वहाँ पे लेजिस्लेचर को दे रखी है। ध्यान से समझना, जो हमने अनुच्छेद पढ़ा था इससे पहले 303 वाला, वो कहता है हमारा कि एक स्टेट है, वो ए स्टेट है, वो बी सी और डी से क्या कर रहा है, डील कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे बी से तुम बी पे तो लगा रहे हो 10%, सी पे लगा रहे हो 20% और डी पे लगा रहे हो तुम 30% टैक्स लगा रहे हो। ये टैक्स कौन लगा रहा है, ये टैक्स लगा रहा है ए, ठीक है। अगर बी से कोई ट्रेड आएगा तो मैं इस पर 10% टैक्स लगाऊंगा, बी सी से कोई आएगा तो उस पर 20% लगाऊंगा और डी से कोई आएगा उसको मैं 30% टैक्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रतिबंधित है, क्यों, क्योंकि ए जो है ना, ए बी सी और डी को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो इसको तो मना करता है। बट इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे जो ए है, ए किससे डील कर रहा है, बी से कर रहा है, सी से कर रहा है और डी से कर रहा है। तो यहाँ पे ए कह रहा है कि मैं सबसे बी सी डी से कितना लगाऊंगा, 50% यहाँ पे मैं लिक्विड पे, क्या लिक्विड पे, शराब पे टैक्स लगाऊंगा। तो ए ने सबके लिए ही क्या करा है, 50% लगाया है। बी चाहे तो डिफरेंट टैक्स अमाउंट रख सकता है, कि बी कहता है कि अगर शराब मेरे पास आएगी तो मैं उस पर 30% टैक्स लगाऊंगा, चाहे वो ए से आए, चाहे वो सी से आए, चाहे वो डी से आए। तो क्या रहा है, ए सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, बी सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, सी सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है। तो ये उस चीज़ की वहाँ पर अनुमति देता है कि वो टैक्स लगा सकता है, बट डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो सिमिलर गुड्स हैं उन पे भी उतना ही टैक्स लगे, ठीक है। सपोज कि ए हो गया जो राज्य है, यहाँ पे 3 कंपनी है, कौन सी है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे क्या कहा कि एक्स कंपनी पे मैं टैक्स लगाऊं कितना, 30%, तो चाहे वो बी से आए, चाहे वो सी से आए, चाहे वो डी से आए, ठीक है, ऐसा वो कर सकता है। बट क्या करा, वाई पे इसने लगाया सिर्फ 10% और जेड पे लगाया इसने 50%। तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड सिमिलर ही क्या कर रही थी, उस बिजनेस से ट्रेड कर रही थी। तो जब एक्स वाई जेड का सेम ही बिजनेस है तो आप अलग अलग टैक्स क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको सबका ही सिमिलर टैक्स आपको रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको ये कहता है, सिमिलर गुड्स की बात करता है कि जो उस स्टेट में सिमिलर गुड्स पे जो लायबिलिटी लगी हुई है वही आप वहाँ पे भी लायबिलिटी आप लगा सकते हो। एंड मे इम्पोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देयर ऑन विद और विद इन द स्टेट एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और आप उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जैसे कि शराब बेचोगे तो आप स्कूल के पास नहीं बेचोगे, मंदिर के पास नहीं बेचोगे, आप ओपनली नहीं बेचोगे, आपका टाइम होगा कि आप सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक ही बेच पाओगे, ठीक है। या फिर आप जो है किसी भी व्यक्ति को इतने अमाउंट से ज़्यादा वहाँ पे शराब नहीं दोगे, तो वहाँ पे वो पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, युक्त यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया वाली बात। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे वो टैक्स लगा सकता है, बट उस स्टेट में जो अदर सिमिलर गुड्स हैं उस पे जो टैक्स लगा हुआ होगा या फिर जो भी लायबिलिटी होगी सिमिलर ही लायबिलिटी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी को तुमने छूट दे दी और दूसरी कंपनी को तुम वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बिहारी लाल भाई वाला केस आया था इसमें। इन दिस केस स्टेट इम्पोजेस सेल टैक्स on import of tobacco but free produced tobacco was not subject to such sale tax। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो स्टेट था, एक स्टेट था
उसने कहा कि बी से जो भी आएगा टबैको, जो टबैको आएगा उस पर क्या करेगा, हम उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, ठीक है। बट जो ए के अंदर ही जो कंपनी टैक्स बना रही है, अगर हम उसको बेचेंगे तो हम उस पर सेल टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और सपोज ए ही अपनी स्टेट में क्या तंबाकू बेच रही है तो वहाँ पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि एक तंबाकू तो इसी का स्टेट बेच रहा है, एक तंबाकू बी स्टेट से आ रहा है, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्या है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है और इसको अवॉइड कर दिया गया था, ठीक है। लास्ट आता है इसमें आपका आर्टिकल 305, ये कहता है सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द स्टेट मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होती है, यहाँ पर जहाँ पे स्टेट का एक अधिकार वहाँ पे होता है कि उस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही डील कर सकता है और कोई अदर डील नहीं कर सकता। जैसे कि आपका लिक्विड वाला, शराब वाला पे आपका बिजनेस हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे उस शराब को बेचना है तो आपको स्टेट से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक अधिकार हो गया। जैसे कि आपकी इंडियन रेलवे हो गई, तो वहाँ पे क्या आपने कभी सुना है कि प्राइवेट रेल चल रही है, तो वहाँ पे क्या स्टेट मोनोपोली वहाँ पे है। तो दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द existed law from the purview of article 301 एंड 303। तो जो आपके 301 और 303 में जो आपके रेस्ट्रिक्शन है वो वहाँ पे उसको बचाती है। किसको बचाती है, जो एग्जिस्टेड लॉ है, जो पहले से ही लॉ लागू होते हुए आ रहे हैं, जो कि स्टेट मोनोपोलीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सेप्ट इन सो फार एज पार्लियामेंट मे बाय ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट। बट यहाँ पे जो प्रेफरेंस इसको दे दिया, यहाँ पे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को दे दिया कि अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए तो फिर वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे होगी, ठीक है। एंड आल्सो इट प्रिवेंट्स द लॉ फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 301 विच फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 306 क्लॉज 2 विच प्रोवाइडेड द स्टेट में मेक एनी लॉ रिलेटिंग टू द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट। तो जो आपका आर्टिकल 19(6) का जो सेकंड में दे रखा है आपका, तो वहाँ पे भी उसका प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात करता है। और बाय अ कॉर्पोरेशन ओन बाय द कंट्रोल बाय द स्टेट, या फिर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन है जाकि जो कि राज्य ने जो है ऑन कर रखी है, उसको अपना रखा है या फिर उसको कंट्रोल कर रही है राज्य, उसकी बात कर रहा है। ऑफ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन और कंप्लीट पार्शियल ऑफ सिटीजन ऑफ अदरवाइज, ठीक है। तो वही बात कर आपका आर्टिकल 19(6)(3) वाली की यहाँ पे बात ये करता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो मोनोपोलीज है यहाँ पे उसकी यहाँ पे बात करता है कि अगर कोई सा लॉ पहले से ही एग्जिस्टेड है जो कि मोनोपोली स्टेट मोनोपोलीज की बात कर रहा है तो वहाँ पे उसको हम नहीं छेड़ेंगे। बट अगर राष्ट्रपति उसको कहता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसको देखा जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट। कंक्लूजन देखते हैं क्या आता है इसका, कि अब प्योरली रेगुलेटरी और कंपनसेटरी लॉ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये कहते हैं कि एक जो आपका रेगुलेटरी और कंपनसेटरी लॉ है, जैसे कि कोई भी एक लॉ है जो कि रेगुलेट नियंत्रण कर रहा है, तो हम नियंत्रण को हम प्रतिबंध से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। रेगुलेशन अलग होती है, रेगुलेटरी अलग होता है और रेस्ट्रिक्शन अलग होते हैं। अगर मैं किसी ट्रेड को रेगुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं उस रेगुलेशन को मैं रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेड पे मैं रीजनेबल टैक्स लगाऊं ताकि ट्रेड रीजनेबली क्या वहाँ पे रेगुलेट होता रहे। सपोज अगर मैं शराब की बात करूँ या फिर मैं इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस की बात करूँ जिसमें आपके ड्रग्स भी आते हैं, तो ड्रग्स जैसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, वहाँ पे इसको हम ओपनली नहीं या फिर फ्रीली हम उसको नहीं बेच सकते। तो मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, उस पर रेगुलेशंस के लिए क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं लाइसेंस कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैं हैवी टैक्स लगा रहा हूँ ताकि हर कोई जाके ईजिली ना खरीद सके, ठीक है। और वहाँ पे मैं उसमें और भी कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा रहा हूँ कि वहाँ पे किन किन जगह पे क्या क्या बिकना चाहिए। अगर मैं इस टाइप के रेगुलेशन लगा रहा हूँ तो मैं उसको रेस्ट्रिक्शंस नहीं मान सकता क्योंकि वो रेगुलेट कर रही हैं ट्रेड को, ना कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है। सच लॉज आर इंटेंडेड मेड टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो ऐसे लॉ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करने की मंशा से लागू होते हैं, ना कि उनको रेस्ट्रिक्ट करने से। दस सच मेजर्स एज टैरिफ रेगुलेशन लाइसेंस और व्हीकल। तो जैसे हम बात की ना कि टैरिफ हमने लगा दिया, लाइसेंसिंग ऑफ व्हीकल कि हम हर किसी को व्हीकल नहीं दे सकते, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इस टाइप से हम रेस्ट्रिक्ट रेगुलेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रोड प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा, तो ये सब हम रेगुलेशंस लगा सकते हैं, आर प्योरली रेगुलेटरी मेजर्स।
लाइक अ लॉ विच लिवाइज अ टैक्स और टोल फॉर द यूज ऑफ रोड और ब्रिज इज नॉट अ बैरियर ऑन अ ट्रेड। तो जो हम टोल टैक्स लगाते हैं या फिर हम कोई भी रोड टैक्स लगाते हैं तो वो क्या है, वो बैरियर नहीं है ट्रेड पर, वो क्या है, वो एक रेगुलेटरी वहाँ पे लॉ है। helps the free flow of trade by enabling the provision of more convenient and less expensive route. Such compensatory taxes are not hindrance to any such freedom of trade so long as they are within reasonable limit. तो ऐसे जो आपके टोल टैक्स या फिर आपके जो रोड टैक्स हैं अगर वो विद इन रीजनेबल लिमिट्स हैं, ठीक है, मतलब कि उनका अमाउंट इतना अनरीजनेबल नहीं है, युक्त है, तब तो हम उसको रेगुलेटरी मानेंगे। अगर वो अनरीजनेबल जा रहा है तो हम फिर उसको हम क्या मानेंगे, रेस्ट्रिक्टेड मानेंगे। फिर ऐसा जो टैक्स होगा उसको हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास थी, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।